जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते लाडले। जिस प्रकार से जीके जीएस की क्लास में आपका डेली स्वागत करता हूँ, उसी प्रकार से आज जीके जीएस की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे आपने, वो अवश्य देखे। और आज का जो अपना सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहेगा। सभी दोस्तों से एक बार फिर से नमस्कार। और कोई भाई अगर किसी भर्ती से रिलेटेड जूझ रहा है कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, पेपर में दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ लाडले। आप पढ़ते बहुत हो, लेकिन आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो, एक बार 9518806943 पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज जरूर देना। और साथ साथ बताना चाहता हूँ आपको, जो बच्चा पहली बार चैनल से जुड़ा है हमारे परिवार से, सभी से हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाडले। आज का जो सेशन रहने वाला है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 10, यानी कि सेट आज का कौन सा रहेगा 10 नंबर। जिसने 1 से लेकर 9 तक के नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो लाडले, सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो पहला क्वेश्चन है लाडले, वो याद रखना, अब की बार जो भी परीक्षा में बैठो दिल से बैठना और अच्छे से तैयारी करके बैठना। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं आपका जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। सारे प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, चाहे वो लैंग्वेज घुमाए चाहे कैसे ही पूछे। मैं क्वेश्चन के साथ डिटेल भी आपको फिलअप करवाता हूं, ध्यान से देखिए। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया, यहां बोल रहा है कि काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है, जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है। ब्लैक पर्ल। तो ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना गया? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न। ऑप्शन में दिया गया पेले को, मार्डोना को, विंस विलियम्स को या सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स, मार्डोना या आपके पेले या मार्डोना, बताइए किसको कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। फुटबॉल से संबंधित व्यक्ति है, ये आपको अच्छे से याद रखना, फुटबॉल से। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपके पेले की। और पेले का संबंध कहां से है? ब्राजील से या अर्जेंटीना से? याद रखना, आपके अर्जेंटीना या ब्राजील। कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि फीफा वर्ल्ड कप कितने साल के अंतराल पे खेला जाता है? एक छोटा सा प्रश्न है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से? बेटन कप का, तो भारतीय हॉकी में सबसे प्राचीन कप भी कौन सा है? बेटन कप है। फीफा या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खेल है, इनका जो अंतराल होता है वो 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। एक बात और याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए फुटबॉल में भारत के कौन से प्लेयर को जाना जाता है, तो सुनील छेत्री को जाना जाता है। फुटबॉल में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम है, जैसे पुर्तगाल का एक व्यक्ति है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इसकी खूब सारी चर्चाएं हैं। बताया इन्होंने पीछे ही दिनों में यूट्यूब पे अपना एक अकाउंट बनाया, एक चैनल बनाया, और वो बताते कि 24 घंटे में तो यूट्यूब के द्वारा जितनी भी पॉलिसियाँ, जितने भी आपके सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ये जो बटन होते हैं वो प्राप्त किया उन्होंने। किसने? रोनाल्डो ने। तो रोनाल्डो पूछा आता है कहाँ का प्लेयर है? पुर्तगाल का। तो जितने भी प्लेयर हैं इनके बारे में प्रश्न अवश्य पूछाता है। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत किस वर्ष की गई? एक बार कमेंट करके जरूर बताओगे, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई थी? उरुग्वे ने सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप जीता था। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। गंगटोक राजधानी है, तो गंगटोक जो डैश की राजधानी है, गंगटोक कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन में दिया गया नागालैंड की, ऑप्शन में दिया गया आपके सिक्किम की, ऑप्शन में दिया गया आपके अरुणाचल प्रदेश की। गंगटोक कैपिटल किस प्रदेश की है? याद रखना, गंगटोक के नाम से ही एक हाई कोर्ट है। तो गंगटोक हाई जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये देश का सबसे छोटा क्या है? उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय। अगर प्रश्न आ जाए हमारे देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है? गंगटोक। अब सुनना, ये किसकी राजधानी है? सिक्किम की। किसकी राजधानी है? सिक्किम की। इसी की बात याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि सिक्किम जनसंख्या में सबसे कम आबादी
आबादी यानी कि मीन्स मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या की, जनसंख्या की। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की यहाँ की एक चोटी पड़ती है, सिक्किम की यहाँ की एक क्या पड़ती है? चोटी पड़ती है, हिमालय का हिस्सा है जिसे बोलते हैं कंचन, कंचनजंगा, कंचनजंगा। अब ध्यान से सुनना, कंचनजंगा की हाइट है 85-86 मीटर, जिसे बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची, भारत में सबसे ऊंची। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना कंचनजंगा चोटी है। यहीं पे एक आपके चोलामू झील पड़ती है, यहीं सिक्किम में एक झील का नाम है चोलामू, चोलामू, चोलामू झील। तो चोलामू जो झील है ये याद रखना भारत की, भारत की, भारत की मीठे पानी की, मीठे पानी की, पानी की सबसे ऊंची ऊंची झील। तो सबसे ऊंची ऊंची झील कौन सी है? चोलामू। एक झील का नाम आता है पयांग झील, पयांग, पयांग झील, पयांग या इसको बोलते हैं पयोंग, पयोंग, पयोंग झील। तो पयोंग झील या पयांग झील ये पड़ती है आपके लद्दाख में। कहाँ पड़ती है? लद्दाख में, लद्दाख, सॉरी माफी चाहता हूँ, लद्दाख। इसकी विशेष बात सुनना क्या है, पयोंग या पयांग झील लद्दाख में है। ये विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, पानी की झील। तो खारे पानी की विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पयांग झील, ये लद्दाख में। सिक्किम के बारे में और एक प्रश्न सुनना, अक्सर पेपर में आता है कि जो सिक्किम है यहाँ पे प्रमुख आपके दर्रे पड़ते, दर्रे, ये दर्रे पूछ लेता है। एक दर्रे का नाम है नाथुला, नाथुला दर्रा। इस नाथुले दर्रे को 1962 में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, बंद। लेकिन बाद में 2006 में इसे खोल दिया, खोल दिया। और इस नाथुले दर्रे से याद रखना पुराने समय में रेशम रूट है ये, रेशम रूट, यानी कि भारत में रेशम का मार्ग कौन सा है? जो भारत चीन के साथ रेशम का व्यापार करता था। तो याद रखना आपके नाथुला दर्रा। यहीं पे एक प्रश्न याद रखना, अक्सर पेपर में पूछता है कि जो सिक्किम राज्य में दर्रे का नाम है नाथुला, एक दर्रा और पड़ता है जिसका नाम है भैया यहाँ पे झेलेपला, झेलेपला। तो झेलेपला ये भी कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है। सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। एक प्रश्न ये भी याद रखिए, यह राज्य, यह राज्य, राज्य उत्तरी पूर्वी 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। 7 बहनों वाले राज्य का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। ये आपको ध्यान देना, 7 बहनों वाले राज्य का हिस्सा नहीं है। कौन सा भैया? तो पूछे तो बताना सिक्किम राज्य। क्या बताओगे? सिक्किम राज्य। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है कोई भी क्वेश्चन में। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य। नागालैंड के लिए एक प्रश्न याद रखना, नागालैंड जो राज्य है यहाँ का एक नृत्य बहुत फेमस है, चोगा। चोगा नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य उसको बोलते हैं युद्ध नृत्य प्लस में मुखोटा नृत्य। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। जनसंख्या में सबसे बड़ा, यहाँ जनसंख्या में बड़ा राज्य पूछे तो बड़ा राज्य पूछे तो याद रखना उस राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या में बड़े राज्य की बात आ जाए तो उत्तर प्रदेश आपको राज्य करना पड़ेगा। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है तो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट बता रहे हैं। तो गंगटोक किसकी राजधानी है? तो याद रखना सिक्किम की। वहीं पे प्रश्न आ जाए नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। क्या नाम है? कोहिमा आपको याद रखना। और नागालैंड वह राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भारत का सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य। जबकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। क्या नाम है भैया? ईटानगर। भारत में सूर्य उदय का प्रदेश किसे बोलते हैं? भारत में सूर्य उदय का देश या सूर्य उदय का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो याद रखना आपके ईटानगर को। किसको बोलते लाडले? ईटानगर को कहा जाता है।
ये आपको पक्का पक्का याद रखना है, बिल्कुल यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। छोटा सा प्रश्न एक बार रिवीजन क्विक रिवीजन कराता हूँ आपको। जैसे लद्दाख की राजधानी का नाम लेह है, लद्दाख के साइड में रह गए आपके जम्मू एंड कश्मीर, उसकी राजधानी का नाम है श्रीनगर। फिर उससे नीचे आइए पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, उसी के साथ साथ हरियाणा की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो याद रखना शिमला। हिमाचल प्रदेश से नीचे आइए उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य की राजधानी का नाम है आपके देहरादून। उत्तराखंड कहाँ से बना था, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम है आपके लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के बगल में ही हरियाणा, हरियाणा की राजधानी आपको मैंने बता दी चंडीगढ़। हरियाणा के टच में साइड में देखना आपके राजस्थान, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है भैया, जयपुर है। राजस्थान के नीचे देखना आप गुजरात, गुजरात की राजधानी का नाम क्या है भैया, तो याद रखना आपके गांधीनगर। और गुजरात के नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है आपके मुंबई। और मुंबई के नीचे जो है एरिया उसको गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। और गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी याद रखना आपके बेंगलुरु। और कर्नाटक के नीचे पड़ता है केरल, केरल की राजधानी याद रखना तिरुवनंतपुरम। केरल के जस्ट इधर पूर्वी साइड में जो हिस्सा है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु की राजधानी का नाम है याद रखना भैया क्या, चेन्नई। और तमिलनाडु के आसपास एक यूनियन टेरिटरीज पड़ता है जिसका नाम है आपके पुदुचेरी। और पुदुचेरी की राजधानी का नाम क्या है, तो वही राजधानी है पुदुचेरी। उसके ऊपर जो एरिया पड़ता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी उसका नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था उसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम है आपके हैदराबाद। और तेलंगाना राज्य के ऊपर जो पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के साथ में जो राज्य पड़ता है उसका नाम है, एक साइड मध्य प्रदेश, एक साइड उड़ीसा। पहले उड़ीसा की बात कर लेता हूं। उड़ीसा की राज्य की राजधानी का नाम है आपके भुवनेश्वर। और छत्तीसगढ़ जहां से अलग किया गया मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। और मध्य प्रदेश से ऊपर उत्तर प्रदेश की मैंने बता दी आपको क्या, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के साइड में जो राज्य पड़ता है उसका नाम है बिहार। और बिहार की राजधानी है पटना। और पटना से जो बिहार से जो अलग किया गया उस राज्य का नाम है झारखंड। और झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड के जस्ट साइड में पड़ता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल राज्य अपनी सीमा एक राज्य से लगाता है जो जनसंख्या में छोटा राज्य है, कौन सा, सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। तो ये भारत के वो राज्यों की बात कर ली जो 7 बहनों वाले राज्य नहीं है। अब 7 बहनों वाले राज्य सुनना, एक तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, एक असम की राजधानी दिसपुर, एक नागालैंड की राजधानी क्या भैया, कोहिमा। और मेघालय की राजधानी आपको याद रखना है शिलोंग। मणिपुर की आपको इम्फाल। और 2 बच गए, एक मिजोरम की राजधानी आइजोल और एक आपके त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी भैया, अगरतला। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, जो 21 राज्य वो और 7 ये टोटल 28 राज्य। और 2-3 यूनियन टेरिटरीज मैंने लीव कर दिया से, जैसे चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। और दमन व दीप और दादरा व नगर हवेली दोनों को एक कर दिया गया। इनकी राजधानी का नाम है आपके दमन। जबकि यूटी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज में जैसे लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी की मैंने राजधानी यहां पर आपको बता दी है। इनमें से मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या दिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय मुख्यतः पाई जाती है, चाय जो मुख्यतः पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, बहुत ही साधारण प्रश्न। नदियों के किनारे, नदियों के किनारे जो मिलता है उसको जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ठीक है। और उपजाऊ मैदानों में, उपजाऊ मैदानों में जो मिट्टी मिलती है उसको खादर, खादर मृदा बोलते हैं, तभी वो उपजाऊ मैदान है। जबकि पहाड़ी ढलानों में, पहाड़ी ढलानों का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी, सीढ़ी नुमा, नुमा, सीढ़ी नुमा क्या करना, खेती करना। कि पहाड़ों पर एक इस प्रकार आपको पट्टी काट देनी है, फिर इस प्रकार आपको पट्टी काट देनी है, फिर इस प्रकार आपको पट्टी काट देनी है। यहाँ से आने का पानी का रास्ता छोड़ देना है, फिर यहाँ से पानी का आने का रास्ता छोड़ देना।
इस प्रकार की जो पट्टीनुमा आपको आकृति नजर आती है ढालों पर, एकदम डायरेक्ट ढालों पे खेती करो तो पानी आएगा, उनकी कैर बनानी है, यहां पर इनकी मोटाई कर देनी है ताकि पानी इसके अंदर अंदर भरे जाए बस। फिर ऐसे ही इसको यहां से पानी छोड़ देना है, ये मोटी मोटी जगह बना देनी है। तो इस प्रकार इसको आपके पहाड़ी डालों में सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे आयस से, वर्क से, डब्बे से खाने बना दिए जाते हैं। तो सीढ़ी नुमा खेती जो किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। अब यहाँ पे चाय से रिलेटेड 2-3 बातें याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश, ये इंपॉर्टेंट बात है तब बता रहा हूं। निर्यातक देश, तो चाय निर्यातक जो देश है वो याद रखना श्रीलंका, चाय का निर्यात करने वाला। जबकि अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादन देश पूछे तो याद रखना आपके चीन बताओगे। वहीं पे अगर प्रश्न आ जाए, अगर प्रश्न आ गया कि आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता देश, तो याद रखना आपके क्या करोगे? भारत करोगे। क्या करोगे? भारत। अब प्रश्न सुनना, अगर प्रश्न आ जाए भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ होती है? भारत में चाय का उत्पादन, तो याद रखना आपके ये सबसे ज्यादा होता है आपके असम राज्य में। और चाय शोध केंद्र, भारत में जो चाय का शोध केंद्र ये कहाँ पड़ता है? शोध केंद्र याद रखना जो हार्ट नामक एक जगह है, कहाँ पे? असम में, ये आपको ध्यान रखना। वहीं पे अगर प्रश्न आ जाए कि सर जो चाय है, चाय के अंदर जो एक नशीला तत्व याद रखना, उसे कैसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसिन कहा जाता है। एक ये भी याद रखना जो आपके कैसिन नहीं, कैफीन याद रखना, कैफीन। और चाय में एक टैनिक अम्ल होता है, यानी कि चाय में जो अम्ल होता है, वो टैनिक अम्ल पाया था, ये आपको ध्यान देना है। एक पर्सन और याद रखना कि जो चाय है, चाय का पेय योग्य भाग कौन सा है? तो पेय योग्य भाग इसकी पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों को तोड़कर सुखाकर की जाती है। और सुनना, भारत में सर्वाधिक महिलाएं, एक पर्सन यहां पे लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर पर्सन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत, यानी कि सबसे ज्यादा चाय के अंदर आपके क्या करती है? महिलाएं काम करती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लाजवाब मैंने प्रश्न आपको करवा दिया है। ठीक है। अरे कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है। क्या हो गया? लड़ाई वड़ाई नहीं करते, प्यार से रहिए। सेशन को प्यार से लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सेशन में प्रत्येक दिन आप अपना कीमती समय दोगे तो आपको चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। और मैं बोलता हूँ कि अब की बार जो आपका सपना है या आपकी माता पिता का सपना है वो अवश्य पूरा होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चल रहा है। जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, वो शेयर करे। ये मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए। ये मच्छर मारने का मेरे पास जुगाड़ भी है, मच्छर मारने का मेरे पास हथियार है। इसे बोलते हैं मच्छर का राजा किंग। और ये मच्छर कहाँ गया? ये देखो, मार दिया मैंने। मच्छर घूम रहा है। मच्छर पता नहीं क्या चाहता है। उसे ये नहीं पता कि मच्छरों का राजा मेरे पास रैकेट साइना नेवाल से लेके आया। मैं बैडमिंटन खेलती थी ऐसे। मैं बोला मुझको दे 2-4 दिन, मैं मच्छर मारने का। ये इधर नहीं है, सिटी स्कैन कर दो इसका। ये लो, ये कर दिया मैंने सिटी स्कैन।
रुक जाए एक बार क्लास। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा जो महिलाएं कार्यरत है वो किस में है भैया? चाय में। ये आपको ध्यान देना। ले जाए ऊपर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, चिल्का झील भारत में कहां स्थित है? चिल्का झील, चिल्का झील के बारे में आपको अच्छी सी बात क्या याद रखनी है? एक तो पहला प्रश्न याद रखना, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, तो भारत की सबसे बड़ी बड़ी आपके खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एक तो ये प्रश्न याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, अगर पेपर में आ जाए कि चिल्का झील से, चिल्का झील से, नहीं यार तू ले जा, चिल्का झील से, चिल्का झील से, चिल्का झील से झींगा, झींगा मछली का, झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। झींगा मछली का, झींगा का उत्पादन, उत्पादन लिख सकते हो क्योंकि झींगा मछली है। और इस झींगा मछली के उत्पादन के लिए, झींगा मछली के उत्पादन के लिए एक क्रांति चलाई गई थी। इस क्रांति का नाम पूछ लेता है, उस क्रांति का नाम क्या है? तो याद रखना, गुलाबी क्रांति। क्या बताओगे? गुलाबी क्रांति। तो झींगा मछली के लिए कौन सी क्रांति जानी आती है आपको? तो याद रखना। मोहित को दी है क्या ऐसी? तो चिल्का झील नोटिस, तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में पड़ती है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है, ये आपको ध्यान देना। अब झीलों से बारे में कई प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आपसे प्रश्न आ जाएगा झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? झीलों के अध्ययन को, तो झीलों का जो अध्ययन है, तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन, तो झीलों का जो अध्ययन है वो याद रखना आपके अध्ययन, अध्ययन लिम्नोलॉजी, लिम्नो, लिम्नोलॉजी। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न सुनना, अगर आ जाए झीलों का, झीलों का देश किसे बोलते हैं? झीलों का देश पूछ रहा है। झीलों का देश जो कहा जाता है लाडले, ये आपको याद रखना, फिनलैंड को, फिनलैंड को। तो झीलों का देश किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोला था। जबकि झीलों का शहर किसे बोला गया? झीलों का शहर, तो याद रखना यहां करोगे आप उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। अब आपको एक प्रश्न याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो याद रखना कैस्पियन, कैस्पियन सागर। क्या बताओगे? कैस्पियन सागर। वहीं पे अगर प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश यानी कि ताजा बोले तो मीठे पानी की, तो मीठे पानी की जो झील है उसका नाम याद रखना आपके सुपीरियर झील। ये आपको ध्यान देना, सुपीरियर झील। उसके बाद में सुनना, विश्व की गहरी झील, विश्व की गहरी झील। तो विश्व की जो गहरी झील है उसका नाम है बेकाल झील, तो ये बेकाल झील याद रखना। जबकि विश्व की ऊंची झील पूछे, ऊंची झील कौन सी है? ऊंची झील का जो नाम है उसे बोला जाता है टीटीकाका, तो टीटीकाका झील आपको ध्यान देना है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक लवणता वाली, यानी कि सर्वाधिक लवणता बोलो या बोलो सर्वाधिक खारी, तो याद रखोगे सांबर झील,
और सांबर झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। तो ये एक पर्सन आपके लिए नोटिस डालना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जिससे नमक ज़्यादा तैयार होता है, देश का लगभग 8% नमक उत्पादन या बनाने वाली झील का नाम क्या है? सांबर झील, जो राजस्थान के नागौर, अजमेर, जयपुर इत्यादि जिलों में इसका विस्तार है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और 1562 में आपके मुगल शासक अकबर का जन्म इसी झील के तट पे हुआ था 1562 में। अब एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, चिल्का झील कैसी झील है? तो याद रखना खारे पानी की है। जबकि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर प्रश्न आ जाए मीठे पानी की झील बड़ी पूछे भारत में, तो बताओगे वूलर। और वूलर कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर को। अगर प्रश्न आ जाए जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की या झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? श्रीनगर को। अगर ऑप्शन में उदयपुर नहीं है तो यहाँ उत्तर आपको श्रीनगर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में खूब सारी झीलें हैं जो झेलम नदी के द्वारा बनाई गई, जबकि मानव के द्वारा बनाई गई खूब सारी झीलें हैं, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर पड़ती है उत्तर प्रदेश में, जो मानव के द्वारा बनाई गई हाथों से सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील। जबकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाई गई झील का नाम क्या है? आपके गोविंद वल्लभ सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो यहां इस प्रश्न में इतनी बातें याद रखोगे। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा को 5 वर्ष के लिए, जो लोकसभा आपने सुनी है, लोकसभा 5 साल पहले भी, अवधि पूरा होने से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। एक प्रश्न ये याद रखना। एक छोटी सी बात यहीं पे ऊपर नोटिस डाल देता हूं, आप पेपर में कभी भी मत भूलना। अगर पेपर में आ जाए आपके कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, एक तो ये लाइन याद रखना, भंग नहीं होती। तो कई बार प्रश्न आता है कि संसद का कौन सा सदन है जो चाहकर भी उसे भंग नहीं किया जा सकता? तो याद रखना आपके राज्यसभा। वहीं पे 2 बातें सुनना, अगर लोकसभा से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किससे भैया? लोकसभा से। तो लोकसभा से क्या क्या प्रश्न आएंगे? लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में आप कुछ प्रश्न लिखते चलिए नोटिस में डाल के। जैसे कई बार इसका प्रश्न बनता है, इसे बोलते हैं आपके प्रथम सदन। क्या बोलते हैं? प्रथम, या इसे बोलते हैं निम्न, या इसे बोलते हैं आपके छोटा, या इसे बोलते हैं अस्थायी सदन। किसे कहा जाता है? आपके लोकसभा को। दूसरी बात सुनना, अगर पेपर में आ जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम एज पूछे तो आपको बताना है सर 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य का वेतन याद रखना आपके 50,000 रुपये। कितना होता है? 50,000 रुपये। अगर प्रश्न आ जाए लोकसभा का सदस्य की अवधि कितनी होती है? अवधि यानी कि काम करने की, तो याद रखना 5 वर्ष की। लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी भंग हो रहा है, तो 5 वर्ष से पहले भंग हो सकता है किसके द्वारा? तो याद रखना राष्ट्रपति इसे भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। तो अनुच्छेद 85 में बोला है जब इसे प्रधानमंत्री का अनुमोदन या प्रधानमंत्री की सलाह या इसे बोलते हैं परामर्श के कहने पर 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, जब लोकसभा का गठन किया गया, लोकसभा का जब गठन किया गया कब? तो याद रखना आपके 17 अप्रैल 1952 को। तब इसका जो नाम था, तब इसे बोलते थे जनता का सदन। क्या बोलते थे? जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल किसका नाम था? तो याद रखना जनता लोकसभा का। लेकिन हाउस ऑफ पीपल या जनता के सदन से इसका नाम बदल दिया, नाम बदला। और नाम कब बदला? नाम बदला 1954 में, और इसका नाम कर दिया गया लोकसभा। क्या कर दिया गया? लोकसभा। एक छोटा सा प्रश्न आता है कि लोकसभा सीटें कितनी है, यानी कि सीटें। तो सीटें, वर्तमान सीटें पूछे तो बताना आपको 500, आपको वर्तमान सीटें पूछे तो बतानी है 543।
लेकिन लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? अधिकतम अधिकतम तो याद रखना 550 है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? वर्तमान सीटों की बात कर रहा हूं। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है? अगर कोई उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य बनना चाहे तो न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम एज 25 वर्ष। और लोकसभा के बहुमत दल का नेता, अब एक पर्सन और बन गया कि जो लोकसभा, यहां पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं। लोकसभा के बहुमत दल का नेता लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता है उसे क्या बोलते हैं? देश का पीएम। तो कई बार प्रश्न आता है कि देश का पीएम कौन होता है? आमतौर पे लोकसभा के बहुमत दल का नेता। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमए का मतलब है भारतीय सेना या सेना भी कौन सी? थल अकादमी। तो भारतीय सेना अकादमी के बारे में पूछ रहा है। इसे अंग्रेजी में मैं बोलूं तो इसे मैं बोलूंगा इंडियन मिलिट्री अकेडमी। इंडियन मिलिट्री तो अकेडमी है, इसका क्या पूछ रहा है? इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है? तो दो तीन बातें याद रखना। अगर आईएमए की बात करें इनका हेडक्वार्टर, या बात करें नेवी का, किसका बात करें? नेवी का। तो नेवी का पड़ता है आपके एजी माला। और एजी माला कहाँ है? केरल में। कहाँ है भैया? केरल में। लेकिन यहां पर एयरफोर्स की बात करें या आपके वायुसेना की एयरफोर्स, तो एयरफोर्स की जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना हैदराबाद में। लेकिन एक पर्सन आता है तीनों सेनाओं का मुख्यालय, यहां पर एक लाइन अलग है। यहां पर पर्सन क्या दे दिया? तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर। अब तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर, ये तो अकेडमी है, नेवी अकेडमी का मुख्यालय, एयरफोर्स अकेडमी का मुख्यालय, जबकि तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर याद रखना नई दिल्ली में। एक पर्सन और आता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं का कमांडो पूछ लेगा, कमांडो। तो कमांडो जो होता है उसे बोलते हैं देश का राष्ट्रपति। ये अलग बात है। अब थोड़ा सा प्रश्न सुनिए, अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेडक्वार्टर बोले तो क्या बताओगे? देहरादून। एक छोटा सा प्रश्न आएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक पर्सन आएगा एनडीए, क्या नाम आएगा? या कहाँ बैठ गई मक्खी काम करने नहीं देती। मैं कई बार बोला है मक्खियों को, तुम ये देखो कहीं बैठी है, ये पक्का कहीं फिरकी ले रही है, कनो फिरकी ले रही है मक्खी। अब सुनना, एनडीए या इसे बोलेंगे नेशनल, यहां के चली आती है। अब ये कहीं और बैठी है, पक्का बैठी है, ये देखो उड़ जाती है। ये कई बार, ये आज पढ़ाने नहीं देगी मुझे दिख रहा है। ये मच्छरों का राजा मेरे पास, किंग राजा, इधर आजा, तेरी मैया दैया इधर आ। कहाँ भाग गया? अरे काम कर लेने दो। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना आपके खड़ंग वासला। और खड़ंग वासला कहां पड़ता है? पुणे में। ये आपको ध्यान देना है, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न को देखिए, क्लास को क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, बगीचों का शहर किसे बोलते हैं? हालांकि जो बगीचों का शहर है वो यहां पर गलत ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन और दे देता हूं आपको मैं, कपूरथला। और याद रखना बगीचों का शहर तो कपूरथला को ही बोलते हैं, लेकिन बगीचों की जगह यहां मिलेगा उद्यानों का शहर, या इसे बोलेंगे अंतरिक्ष का शहर है, या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो ये तीनों बातें याद रखना, ये क्या हो जाएगा आपके तीनों बातों के लिए। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। जबकि बगीचों का शहर हो गया ये। एक प्रश्न सुनिए, अक्सर पेपर में आता है कि श्रीनगर जो शहर है, श्रीनगर शहर, श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, नदी के किनारे, किनारे, तो झेलम नदी के किनारे है। और श्रीनगर शहर की स्थापना, श्रीनगर शहर की स्थापना, स्थापना याद रखना आपके अशोक के द्वारा करवाई, अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा। इनको अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक की बात कर रहा है, जैन धर्म का। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में प्रश्न सुनते चलना। जैन धर्म के बारे में तीर्थंकर पूछता, तीर्थंकर, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर, तीर्थंकर, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर याद रखना आपके 24। 24 में से 3 व्यक्ति याद रखना, एक फर्स्ट, एक आपके 23वां, एक याद रखिए अंतिम, यानी कि 24वां। तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर जो था, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर, उसका नाम क्या है? तो याद रखना आपके क्या भैया, ऋषभ देव, ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म का 23वां पार्श्व, पार्श्व नाथ। और 24वें की बात करें तो महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब सुनना मेरी बात, अगर पेपर में आ जाए जैन धर्म का संस्थापक पूछे, संस्थापक, तो याद रखना आपके ऋषभ देव। ऋषभ देव का जो प्रतीक, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, चिन्ह क्या था? पशु का। तो याद रखना इसके जीवन के जो प्रतीक चिन्ह था उसका नाम है भैया आपके सांड, सांड। जबकि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो याद रखना क्या है भैया? सर्प है, ये आपको ध्यान देना है, सर्प। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको ध्यान देना है, उसे बोलते हैं सिंह, शेर। जबकि महावीर स्वामी को कहा जाता है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। और प्लस में इसी को बोलते हैं अंतिम, अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर। यहीं पे 3-4 बातें सुनना। अगर प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो उत्तर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं है कोई। क्योंकि महावीर स्वामी को बोला गया वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है ये तो, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। जबकि तो इसने संस्थापक पूछा है, संस्थापक है ऋषभ देव। जैन धर्म के बारे में प्रश्न आ जाए या महावीर स्वामी के बारे में प्रश्न पूछेगा, ये महावीर जो स्वामी है ना, इसके बारे में 4-5 बातें याद रखना। जैसे एक तो पहली बात पूछेगा आपसे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म याद रखना आपके वैशाली, वैशाली बिहार के कुंडल ग्राम में 540 बीसी के अंदर। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु, तो मृत्यु याद रखना इनकी मृत्यु थी पावा, पावापुरी। और ये पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो भी याद रखना बिहार में 468 बीसी के अंदर इनकी मृत्यु हुई। तो 2 बातें ये पक्का पक्का याद रखना। एक छोटा सा प्रश्न आता है कि जैन धर्म, जैन धर्म की कुल बैठकें कितनी हुई थी? जैन धर्म की बैठकें, तो जैन धर्म की जो बैठकें हैं वो याद रखना टोटल 2 बैठकें होती है। पहली बैठक होती है पाटलिपुत्र में और दूसरी बैठक 2 जगह लगाई, एक गुजरात के वल्लभी में और एक यूपी के मथुरा में। तो जैन धर्म की बैठकें या संगीतें कितनी जगह, सॉरी कितनी बार हुई है? 2 बार। और कितनी जगह पे हुई है? 3 बार। जबकि बौद्ध धर्म की बैठकें कितनी हुई है? 4। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया आपके ये। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए, यहां पर तुलना किसकी कर रहा है? जब चंद्रमा, यहां पे आपको पहले दिमाग में बिठा लेनी है आकृति किसकी? मून की। और ये बोल रहा है किसके बीच में आ जाए? सन के बीच में आ जाए। और किसके बीच में आ जाए? आपके अर्थ के बीच में आ जाए। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस वाली सिचुएशन को बोला जाता है आपके सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं?
सूर्य ग्रहण। तो यहां प्रश्न सुनना, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में बीच में कौन है, तो बीच में याद रखना आपके मून है। लेकिन अगर एक सिचुएशन बनेगी जब पृथ्वी सूर्य और मून के बीच आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति को या ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे आपके चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, ये आपको याद रखना, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन है, पृथ्वी। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उस समय को किस नाम से जानते हैं? सर उस समय को बुलाता है आपके सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण याद रखना आपके अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, जबकि चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा को। कब होगा, पूर्णिमा को। और याद रखना चंद्र ग्रहण और आपके सूर्य ग्रहण, ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये एक वर्ष में अधिकतम तो याद रखना, अधिकतम 5 बार, अधिकतम क्या, 5 बार। लेकिन एक वर्ष में न्यूनतम याद रखना 2 बार, एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार। और दोनों क्या होंगे, सूर्य ग्रहण, दोनों क्या होंगे, सूर्य ग्रहण। यानी कि किसी साल कम से कम ग्रहण होंगे तो कितने ग्रहण होंगे, 2 ग्रहण। ज्यादा से ज्यादा ग्रहण होंगे आपके 5 क्या होंगे, ग्रहण। लेकिन जिस साल कम से कम ग्रहण होंगे उसमें दोनों ही क्या होंगे, आपके सूर्य ग्रहण होंगे, चंद्र ग्रहण नहीं होंगे। ये भी प्रश्न याद रखना, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 ग्रहण मिलेंगे जो चंद्र और सूर्य दोनों मिला के, लेकिन कम से कम जब होंगे 2 ग्रहण होंगे। दोनों ग्रहणों के बारे में मैंने बता दिया। ग्रहण कब कब होते हैं, जब कोई खगोलीय पिंड दूसरे पिंड के बीच में आता है तो दूसरे पिंड का उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, लेकिन विपरीत दिशा में उसकी शैडो बन जाती है, छाया बन जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को ग्रहण बोलते हैं। ग्रहण का मतलब होता है परछाई आपके, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ग्रहण में आपको अच्छे से पता चल गया। एक छोटा सा प्रश्न आता है कि जो चंद्रमा मून है ये किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो याद रखना पृथ्वी का। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का, जबकि चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है, आपके पृथ्वी का। तो इनमें से सूर्य एक तारा है, सूर्य तो क्या है, एक तारा है, जबकि पृथ्वी एक क्या है, ग्रह। जो सूर्य का चक्कर लगाए उनको ग्रह बोलेंगे, जबकि जो ग्रह का चक्कर लगाए उनको क्या बोलेंगे, उपग्रह। तो यहाँ पे उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। यहाँ पे तारा कौन सा है, सूर्य। और तीनों क्या है, तीनों सर सौर परिवार के सदस्य हैं, यानी कि तीनों खगोलीय पिंड के हिस्से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर का 10वां अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आराम से देखिए क्या दिया गया। प्रश्न में दिया गया असम की राजधानी क्या है। अब राजधानी के बारे में मैंने अच्छे से एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन इसी क्लास के शुरुआत में, उसको अच्छे से देखना। उसमें हर एक राजधानी के बारे में, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैंने बताया। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है लाडले, वो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में देता हूँ, आप जरूर बताना कि असम की राजधानी का नाम क्या है। असम के बारे में इतना प्रश्न जरूर आता है कि असम राज्य में सबसे ज्यादा आपके चाय का उत्पादन और बांस का उत्पादन, भारत में बांस कहाँ होता है, असम में होता है। असम के बारे में एक प्रश्न याद रखना, कई बार प्रश्न आता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम राज्य से होकर बहती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को पहले ध्यांग बोलते थे, जैसे ध्यांग नदी असम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जैसे ही असम से ये बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र से नाम पड़ जाता है इसका जमुना। और सुनना, अगर प्रश्न आ जाए असम राज्य का एक शहर है डिब्रूगढ़, देश की या एशिया की पहली तेल शोधक या तेल रिफाइनरी या तेल शोधशाला कहां पर स्थापित की गई थी, डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ से एक ट्रेन बन के चलती है, कन्याकुमारी तक जाती है, जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। और एक प्रश्न सुनना, असम राज्य के अंदर 2 नदी द्वीप है, खूब सारे नदी द्वीप है लेकिन 2 मेजर बता रहा हूं। एक का नाम है मांजुली नदी द्वीप, जो देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दूसरा असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बनता है, जिसका नाम है उमानंदा। उमानंदा नदी द्वीप सबसे छोटा नदी द्वीप है। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।